नमस्कार साथियों, एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारी एमसीक्यू सीरीज में हिंदी कहानी है, उसकी जो है 4th क्लास है। और इस जो क्लास है उसकी शुरुआत हम एक कविता से करते हैं जो कि कामायनी से ली गई है। यह कामायनी है वो आधुनिक हिंदी का एक प्रमुख महाकाव्य है जो कि 15 सर्ग हैं या 15 सर्गों में विभाजित है। पंक्तियां हैं, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। ये जो पंक्ति है वो श्रद्धा सर्ग से है। जब मनु अपने जीवन में हताश और निराश होता है देवलोक के विध्वंस के बाद, तब इस तरीके से वो आशावादिता का जो संचरण है वो करने का प्रयास करती है श्रद्धा अपनी इन पंक्तियों के द्वारा। औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। आज का हमारा पहला प्रश्न है आज के सेशन का, दयाराम नामक पात्र का वर्णन है वो किस कहानी में हुआ है। पात्र का वर्णन है वो किस कहानी में हुआ? अपना अपना भाग्य, राजा निर्वंशिया, लालपान की बेगम और राही। तो इसका जो आंसर होगा वो दयाराम नामक जो पात्र है वो है राजा निर्वंशिया। राजा निर्वंशिया। राजा निर्वंशी अगर कहानी के पात्रों की चर्चा करें तो इसमें प्रमुख जो पात्र हैं वो है, एक है जगपति और चंदा। इसके समानांतर है जगपति और चंदा, और इसके समानांतर है राजा निर्वंशिया की कथा। राजा निर्वंशिया की कथा। एक और इसमें एक महत्वपूर्ण पात्र है वो है दयाराम। तो जो दयाराम है वो है जगपति है उसके दूर के रिश्ते का भाई। दूर के रिश्ते का भाई। इसी की जो शादी है उसी में भाग लेने के लिए, इसी की जो शादी होती है दयाराम की, उसी की जो शादी उसी में भाग लेने के लिए है। वो जगपति है वो उसके घर पर जाता है, तो वहाँ पर जो डाकू वाले होते हैं वो वहाँ पर है, वो डाक के लिए है। वहाँ पर वो उसके यहाँ पर वो कर देते हैं और वहीं पर ही ये घायल हो जाता है और एक गोली है उसके वो पैर या जो जंगा है उसमें लग जाती है। और यहीं से है वो जगपति की जो ज़िंदगी है वो लाइफ है वो चेंज होती है। वो कई प्रकार के जो आर्थिक संकट वगैरह है उसका सामना करता है। इस तरीके से जो दयाराम है वो जगपति के वो दूर के रिश्ते का भाई है और इसी की जो शादी समारोह में भाग लेने के लिए है वो जगपति है वो जाता है। और एक कहानी की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें दोहरा जो समानांतर कथानक है उसका प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, बलरामपुर नामक स्थान का उल्लेख है वो किस कहानी में हुआ है। मैंने इससे पहले आपको एक प्रश्न में उल्लेख भी किया था कि जो बलरामपुर का जो नाच है ना उसी को देखने, बलरामपुर का जो नाच है उसी को देखने की जो केंद्र के अंतर्गत है वो लाल पान की जो बेगम है वो रची गई है, लाल पान की बेगम। तो इसका जो महत्वपूर्ण एक चीज है वो है बलरामपुर का नाच। पुर का नाच। और इसका जो कहानी जो संग्रह है वो है ठुमरी। और ये जो ठुमरी संग्रह, कहानी संग्रह ठुमरी, कहानी संग्रह है वो है ठुमरी। तो इसी के अंतर्गत है वो बलरामपुर का जो नाच देखने के अंतर्गत है, उसी के इर्द गिर्द जो कथानक उसके अंतर्गत है। जो बिरजू की माँ है उसकी इच्छा रहती है कि बलरामपुर का नाच है वो गाड़ी से देखने की जाएगी और उसी के इर्द गिर्द ये कहानी रची गई है। और ये एक प्रमुख है जो आंचलिक कहानी है, आंचलिक कहानी। तो बलरामपुर का जो स्थान है वो कहानी का उल्लेख है वो है लाल पान की बेगम, बलरामपुर का नाच के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम कहानी में हीराबाई को ले जा रही बैलगाड़ी के रास्ते में उल्लेखित स्थानों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। ऑप्शन है फारबिसगंज, चंपानगर, सीताधर, तेगचिया और नननपुर। तो ये जो उल्लेख है जब हीरामन और हीराबाई जब जाते हैं तो वो रास्ते में जब सफर कर रहे होते हैं तो उसमें जो उल्लेखित स्थान है उनको पहले से बाद के क्रम में लगाना। तो इसमें जो पहला जो स्थान आता है
वो आता है अपना चंपानगर। फिर आता है तेगछिया। तो इस तरीके से बी और डी, हमारा जो आंसर बनता है वो बनता है बी। हीरामन और हीराबाई है इस कहानी के हैं वो प्रमुख पात्र भी है। फिर है किस कहानी में घनश्याम नगर, कुल्लू, दिल्ली एम्पोरियम, धूमनगंज आदि जो स्थान है उनका उल्लेख हुआ है। तो किस कहानी में घनश्याम नगर, कुल्लू, दिल्ली एम्पोरियम और धूमनगंज आदि स्थानों का उल्लेख है। तो ये जो उल्लेख है इन जो चारों स्थान है उनका जो उल्लेख है वो है पिता कहानी। पिता जो कहानी है इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर ले। पिता जो कहानी है वो ज्ञान रंजन द्वारा रचित है और इसका जो कहानी संग्रह वो है फैंस के उधर उधर। एक कहानी है वो है इसका जो पात्र है सुधीर और उसके पिता के माध्यम से जो पीढ़ी जो संघर्ष है उसको चित्रित किया गया है पिता कहानी में। तो जो पीढ़ी संघर्ष है उस पर याद आधारित है कहानी। तो जो पीढ़ी संघर्ष है उस पर है ये वो कहानी है वो आधारित है पिता कहानी। तो जो घनश्याम नगर, कुल्लू, दिल्ली एम्पोरियम, धूमनगंज आदि और इस कहानी में जो गर्मी है ना उसकी विभीषिका का भी चित्रित किया गया और साथ ही जो ट्रेन की जो आवाज वगैरह है उसका भी उल्लेख इस कहानी में आता है। और जो पिता कहानी के जो सुधीर के जो पिताजी हैं वो जीवन भर 35 वर्षों से सिर्फ 2 ही पुस्तकों का पढ़ते आ रहे हैं, वो है गीता और रामायण। गीता और रामायण 35 वर्षों से इन्हीं का अध्ययन करते आ रहे हैं वो। गीता और रामायण 35 वर्ष से। अगला प्रश्न है किसी चीज को ना जानना यदि गलत है तो जानबूझकर ना भूल पाना, हमेशा जोक की तरह उससे चिपटे रहना यह भी गलत है। परिंदे कहानी का उक्त कथन किसने कहा है? ऑप्शन हमारे पास है ह्यूबर्ट है, मिस लतका है, करीमुद्दीन है, डॉक्टर मुखर्जी है। तो ये जो कथन है वो डॉक्टर मुखर्जी का है और ये जो कथन है वो बोलते हैं लतका के लिए। कहानी में उल्लेखित है कि जो लतका है वो गिरीश नेगी है उससे प्रेम करती है, लेकिन बाद में है उसकी है वो अकस्मात मृत्यु हो जाती है गिरीश नेगी की। तो वहां से उसका जो जीवन में चेंज आता है और वो उसी की जो यादों वगैरह के सारे उसी की भरोसे वो जीवन यापन करती है। तो बाद में जो डॉक्टर मुखर्जी है वो लतका से बोलते हैं कि किसी चीज को ना जानना यदि गलत है तो जानबूझकर ना भूल पाना, हमेशा जोक की तरह उससे चिपटे रहना वो यह भी गलत है। तो इसके माध्यम से वो बतलाना चाहते हैं कि हमें जो जीवन है उसमें सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए, ना कि अपने अतीत के जो साया है उसी के पीछे है और उसी में घुट घुट कर मरते रहे। तो इस तरीके से डॉक्टर मुखर्जी हैं वो लतका से बोलते हैं। और ये सभी जो परिंदे कहानी है उसके पात्र हैं ह्यूबर्ट है, मिस लतका है, करीमुद्दीन भी है। अगला प्रश्न है चीप की दावत जो कहानी के आधार पर सामनाथ के संबंध में है सटीक कथन है। सामनाथ चीप की दावत वो भीष्म साहनी की है, वो प्रमुख कहानी है और इसमें सामनाथ है वो प्रमुख पात्र है। एक सामनाथ है, सामनाथ की पत्नी है, अंग्रेजी बॉस है और उसकी है वृद्ध माँ है। फिर है सामनाथ की भारतीयता में गहरी आस्था थी, ये ऑप्शन है बिल्कुल गलत है। सामनाथ की भारतीयता में बिल्कुल गहरी आस्था नहीं थी। फिर है सामनाथ ने माँ को सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहनने के लिए कहा था, बिल्कुल सही है। उसने बोला कि अगर चीप वगैरह आए तो आप ऐसे कपड़े पहन लीजिए। फिर है सामनाथ अपने चीप को है वो नापसंद करते थे, ये गलत है। वो पसंद करते थे और कोई भी व्यक्ति है वो अपने बॉस को तो वो पसंद करता ही है, भले वो अच्छा लगे चाहे नहीं लगे, क्योंकि अगर उसके अंडर में नौकरी वगैरह करनी, प्रमोशन वगैरह पाना तो ये जरूरी है। तो ये वो नापसंद नहीं करते थे, वो गलत पसंद करते थे। फिर सामनाथ पार्टी की कामयाबी सुनिश्चित कर लेना चाहते, ये बिल्कुल सही है। वो जो पार्टी रखी गई थी अमेरिकी बॉस के लिए वो उसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं चाहते थे और वो चाहते थे कि ये जो पार्टी है वो उनकी तरक्की के लिए जरूरी है कि वो सही तरीके से सुनिश्चित हो सके। तो इस तरीके से जो फोर्थ आंसर है वो सही है। सामनाथ को दुनिया के कहे की चिंता होती थी, ये गलत है। तो इस तरीके से हमारा इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी, डी और ई। बिल्कुल उनको जो भारी जीवन है उनके बारे में वो क्या क्या बोल रहा है उसके बारे में उनको चिंता होती थी। इस तरीके से हमारा इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी, डी और ई, सी।
क्योंकि सोमनाथ को दुनिया की जो कहेगी है वो उसकी चिंता होती थी। उनको ऐसा लगता था कि जो बाहरी जो व्यक्ति हैं वो उनके बारे में या उनके परिवार के बारे में, उनके रहन सहन या नौकरी के बारे में क्या बोलता है उसके बारे में वो चिंता होती थी उनको। इस तरीके इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी। अगला प्रश्न है, कोसी का गठवार के आधार पर गोसाई के कथन को पहले से, तो इसमें जो कोसी का गठवार जो कहानी है वो शेखर जोशी की प्रमुख कहानी है। ये उनकी दूसरी कहानी संग्रह, उनका जो पहला कहानी संग्रह वो है दाजियो। शेखर जोशी की इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कहानी है वो है गलता लोहा। और एक और इस कहानी की विशेषता यह है कि इसमें जो पूर्व दीप्ति शैली है या जो फ्लैशबैक शैली है उसका प्रयोग इस कहानी में किया गया। और साथ ही इस कहानी में जो सूखे वगैरह की जो स्थिति है उसको भी, भयानक स्थिति है उसका भी चित्रण यहाँ पर किया गया है। ये बेसिक बातें हो गई इस कहानी के बारे में। और लक्ष्मण और गोसाई की जो अधूरी प्रेम कहानी है उस पर ये कहानी है वो आधारित है। अगला जो प्रश्न है वो है, वो इसके जो ऑप्शन है वो है पहले से बाद के क्रम में इसको लगाना है। कभी चार पैसे जुड़ जाएं तो गंगानाथ का जाकर लगाकर भूल चूक की माफी मांग लेना। ये जो कथन है वो जो लक्ष्मण है वो गोसाई है उससे बोलता है। ये जो कथन है वो लक्ष्मण है गोसाई से बोलता है। बच्चा है भूख लगाई होगी डांटने से क्या फायदा, ये जो कथन है ये भी जो लक्ष्मण है वो गोसाई से बोलता है। सुबह से अब तक 10 पसीरी भी नहीं हुआ, सूरज कहाँ तक चला गया है। ये जो अपने मन में ही है, वो जब कहानी की जो शुरुआत होती है ना तो अपने मन में वो बात करता है कि सुबह से अब तक 10 पसीरी भी नहीं हुआ और सूरज कहाँ से कहाँ तक चला गया। फिर पिछले साल पलटन से लौट आया था, वक्त काटने के लिए यह लगवा लिया, ये भी सही है। फिर लोग ठीक कहते हैं कि औरत के हाथ की बनी रोटियों में स्वाद ही दूसरा होता है। ये भी जब लक्ष्मण और गोसाई आपस में बात कर रहे होते तो लक्ष्मण है वो गोसाई से कहता है। अगर इसको पहले से हम बाद के क्रम में लगाने का प्रयास करें ना तो इसमें जो पहले आएगा वो आएगा सुबह से अब तक 10 पसीरी भी नहीं हुआ और सूरज है वो कहाँ का कहाँ चला गया। फिर पिछले साल है वो पलटन से लौट आया था, वक्त काटने के लिए यह लगवा दिया था। सी और डी, तो इस तरीके से हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी। बी आंसर हमारा वो सही होगा। अगला प्रश्न है, दुलाई वाली कहानी में जो सीता नामक बालिका की आयु है, तो दुलाई वाली कहानी है वो राजेंद्र बाला घोष या बंग महिला की है, उनकी प्रमुख कहानी है। तो दुलाई वाली कहानी जो एक मनोरंजन प्रदान है या जो हास्य व्यंग्य कहानी है उस पर यह आधारित है। और ये 1907 में जो सरस्वती पत्रिका है उसमें प्रकाशित हुई थी। और साथ ही में एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बंग महिला की जो कहानियां उनका जो संग्रह वो प्रकाशित किया था वो था कुसुम संग्रह, उसमें संपादित है ये कुसुम संग्रह में। कुसुम संग्रह उसमें है, ये संपादित भी है। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1907 है सरस्वती पत्रिका में। तो दुलाई वाली जो कहानी है उसकी अगर हम प्रमुख पात्रों की चर्चा करें तो वो है बंसीधर है, फिर है जानकी इनकी पत्नी है, फिर बंसीधर के जो मित्र हैं वो हैं नंद किशोर और इनकी पत्नी है। इसी बीच में इसमें एक और पात्र आती है वो है सीता। सीता है वो है जानकी है उनकी बहन है। इस तरीके से बंसीधर की साली हुई, बहन है सीता। तो जो कहानी की जो शुरुआत होती है ना वहीं पर उनका उल्लेख आता है सीता का। तो जो सीता नाम की जो बालिका उसकी जो आयु है वो है 10 वर्ष, सी। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो काशी या वाराणसी से होती है और अंत है वो इसका इलाहाबाद या प्रयाग है उस पर जाकर समाप्त होती है कहानी। अगला प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। ये कहानी है और कहानियों के पात्र हैं। राजा निर्वंशिया, कोसी का गढ़वार और सिक्का बदल गया और चीप की दावत। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। जैसे कि राजा निर्वंशिया उसके जो कहानी के पात्र हैं वो है जगपति और चंदा है। फिर कोसी का गढ़वार है ये शेखर जोशी की कहानी और इसके जो पात्र हैं वो है हवलदार धर्म सिंह। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हवलदार धर्म सिंह है उसी की जो फौजी पेंट है वो देखकर फौजी पेंट, जो हवलदार धर्म सिंह की जो फौजी पेंट है उसी को देखकर है वो जो गोसाई है ना, जो लक्ष्मण है ना वो गोसाई है वो फौज में भर्ती होता है वो। इसी की जो फौजी पेंट है हवलदार धर्म सिंह की फौजी पेंट को देखकर। फिर सिक्का बदल गया, एक कृष्णा सूबदी की प्रमुख कहानी है जो कि विभाजन की जो विभीषिका है उस पर आधारित है। तो जो सिक्का बदल गया कहानी की वो सानी है।
और चीफ की दावत तो है ही, ये मिस्टर सामनाथ है, ये है उसका आंसर। तो राजा निर्वंशिया का है, जगपति ये का थर्ड, दो ऑप्शन है हमारे पास। कोशिका गढ़वार का है, हवलदार धर्म सिंह, बी का फोर। हमारा जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा सी। ये हवलदार धर्म सिंह के बारे में एक महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने जो फौजी पेंट है उसी को देखकर वो फौज में है, वो भर्ती होता है हवलदार धर्म सिंह के। निम्न में से कौन या कौन से कथन है वो आकाशदीप कहानी है उससे संबंधित है। आकाशदीप कहानी वो जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कहानी है और ये 1929 है वो इसका है प्रकाशन वर्ष है जयशंकर प्रसाद का। और इसके अलावा डॉक्टर इंद्रनाथ मदान है वो जयशंकर प्रसाद की जो कहानियां उनको शिल्प का ताजमहल के नाम से भी संबोधित करते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है, शिल्प का ताजमहल, शिल्प का ताजमहल। इंद्रनाथ मदान। इंद्रनाथ मदान द्वारा। अब आकाशदीप कहानी है तो इसमें जो बुद्धगुप्त और जो चंपा जो प्रमुख पात्र है, समुद्री जो वातावरण है उस पर ये कहानी है वो आधारित है। तो निम्नलिखित में से आकाशदीप कहानी से संबंधित है, दोनों से संबंधित है। अब है, दोनों बंदी नाव स्वतंत्र होने के कारण मुक्त हो गए, ठीक है। वरुण बालिकाओं के लिए लहरों से पन्ना और सोना कीड़ा सेल मालाएं बना रही थी। चंपा आजीवन दीप स्तंभ में आलोक जलाती रही, ठीक है। बुद्धगुप्त ने उस जगह का कोई नाम ना होने के कारण उसे बुद्ध द्वीप नहीं देता है, वो कहता है इसको चंपा द्वीप। ये महत्वपूर्ण बात है, वो इसको बोलता है चंपा द्वीप। चंपा द्वीप। बुद्धगुप्त ने चंपा से कहा कि छोटी नाव पर इधर उधर घूमना ठीक नहीं है, बिल्कुल सही है ये। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ई, सी और ए। जो हमारा जो सी आंसर है वो बन जाएगा। तो बुद्धगुप्त है वो उस जो द्वीप है उसको बुद्ध द्वीप ना देके वो चंपा द्वीप नाम देता है। ये महत्वपूर्ण बात है इसके बारे में, सी है वो हमारा आंसर होगा। फिर है, सादे ढंग से केवल अत्यंत व्यंजक घटनाएं और थोड़ी बातचीत सामने लाकर क्षिप्र गति से किसी एक गंभीर संवेदना या मनोभाव से परिवेशित होने वाली यह कथन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कहानी के बारे में। सबसे पहले तो जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम आ जाता है ना तो व्यक्ति बड़ा वो हो जाता है, स्तंभित, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास और हिंदी आलोचना के क्षेत्र में जो काम किया है ना वो अभूतपूर्व है। क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पहले हिंदी में यह वाद विवाद चलता था कि हिंदी का जो सर्वश्रेष्ठ कवि है वो कौन है। तो उसमें दो नाम चलते थे, एक चलता था देव का और एक चलता था बिहारी। लेकिन जैसे ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल आते हैं वो पूरी जो आलोचना की जो प्रतिमान है उनको चेंज कर देते हैं और वो केंद्र में वो आनंद की साधना अवस्था और सिद्ध अवस्था और साहित्य को वो समाज के साथ जोड़ने का है वो एक अभूतपूर्व काम करते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इस बात ही हिंदी साहित्य में वो है वो महत्वपूर्ण योगदान है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कहानी के बारे में संदर्भ में कहा है। इससे पिछली क्लासेस में अगर आपने देखा होगा तो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें से मैंने 6-7 पंक्तियां आप उसने कहा था कहानी के बारे में बताया था और उसमें से हमेशा क्वेश्चन आता। इसके अलावा जो आचार्य रामचंद्र को साहित्य इतिहास है उसमें 2-3 पंक्तियां और हैं, सादे ढंग से कुछ अत्यंत व्यंजक घटनाएं और थोड़ी बातचीत अपने सामने क्षिप्र गति से किसी एक गंभीर संवेदना या मनोभाव से परिवेक्षित होने वाली, ये जो कहानी है वो कहा था उसने कहा था के बारे में उन्होंने। उन 7-8 लाइनों के अलावा ये 2-3 लाइन है वो भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के बारे में बोला है। तो ये देखने वाली बात है कि ये उसने कहा था कहानी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोला है और ये वहीं से क्वेश्चन है वो आया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास है जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ था और जिसे प्रारंभ में उन्होंने हिंदी शब्द सागर की जो भूमिका है उसके रूप में वो प्रकाशन हुआ था। इसके अलावा जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उनका एक महत्वपूर्ण निबंध संग्रह भी है वो है चिंतामणि। अब अगला प्रश्न है, अमृतसर आ गया कहानी है वो भीष्म साहनी की एक महत्वपूर्ण कहानी है जो कि जो आज़ादी के बाद जो किस तरीका का जो सांप्रदायिक वातावरण है उसको ये जो रेलगाड़ी के जो डिब्बे या बोगी है उसके माध्यम से चित्रित करने का प्रयास किया है। अमृतसर आ गया कहानी में बाबू की मुस्कान की विवश होने के पीछे क्या कारण हो सकता है। तो इसमें हमारे ऑप्शन है, अन्य धर्म के व्यक्ति को मारने के कारण ये नहीं है, पाठन द्वारा किए जाने वाले अपमान के बदले उसमें जो
अफगान पठान होते हैं, वो कहानी के अन्य महत्वपूर्ण चरित्र हैं, अफगान पठान। फिर है घर के छूटने के डर का प्रभाव, ये भी नहीं है। विभाजन की विभीषिका का प्रभाव, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया भी था कि ये विभाजन की जो विभीषिका है, उसकी जो त्रासदी है उसको मार्मिकता से व्यक्त करती है। और उसमें जो लेखक होता है वो रेल के ट्रेन की यात्रा करके जो दिल्ली में जो गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस का जो समारोह होने वाला होता है उसमें वो भाग लेने के लिए जाता है। तो विभाजन की विभीषिका का जो प्रभाव है उस पर आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा कथन है वो गैगरीन या रोज कहानी है। मैंने आपको उल्लेख भी किया कि इसका जो अन्य नाम है वो है रोज भी है, आज्ञा की ये कहानी है, और इसे जो नई कहानी है उसकी पूर्व पीड़िका के नाम से भी संबोधित किया जाता है। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा कि नहीं नहीं मुझे चाहिए, ठीक है। फिर है, महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, आपको तो खाने का क्या मजा ही आएगा, ऐसे विभक्त खा रहे हैं। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। शहर में आग लगी थी, बात डिब्बे भर के मुसाफिरों को पता चल गई और लपक लपक कर खिड़कियों में से आग का दृश्य देखने लगे। ये गैगरीन और रोज कहानी का ना हो कि मैंने ये कहानी का है अमृतसर आ गया, उसका उल्लेख इसमें अमृतसर आ गया। फिर हम अगला कथन देखते हैं, ताल के किनारे किनारे हम चल रहे थे, हमारे ओवरकोट तर हो गए थे, बारिश नहीं मालूम होती थी, पर वहां तो ऊपर नीचे हवा से कड़कड़ में बारिश थी। ये है अपना अपना भाग्य, जैनेन्द्र कुमार की। अपना अपना भाग्य, जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार की अगर प्रमुख कहानियों की और चर्चा करें तो उसमें एक अपना अपना भाग्य है, एक है जानवी, एक है नीलम देश की राजकन्या, पाजेब इत्यादि हैं वो, और पत्नी, इनकी महत्वपूर्ण वो कहानियां हैं। फिर है अनंत, और इनके अगर उपन्यास हैं वो है सुखदा है, विवर्त है, त्यागपत्र है, सुनीता, मुक्तिबोध इत्यादि इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। और जो प्रेमचंदोत्तर जो उपन्यास है, जो प्रेमचंदोत्तर जो कथा साहित्य है उसमें उनका है महत्वपूर्ण योगदान है इनका। अनंत जल निधि में ऊषा का मधुर आलोक फूट उठा, सुनहरी किरणें और लहरों की कोमल सृष्टि मुस्कुराने लगी। ये जो कहानी है वो है आकाशदीप का। जयशंकर प्रसाद। आकाशदीप का है जयशंकर प्रसाद का। इस तरीके से हमारा जो इसका जो आंसर होगा वो ए और बी दो ही है, बाकी तो अन्य अन्य कहानियों के एक अमृतसर आ गए, अपना अपना भाग्य और आकाशदीप, ए और बी। अगला प्रश्न है, इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं, ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। उपरोक्त कथन है वो किस कहानी से लिया गया है, इसका एक बार और मैं पढ़ देता हूँ। इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं, ना जाने कब तक पढ़ेंगे क्या करेंगे, उपरोक्त कथन है वो किस कहानी से। तो ये जो कथन है वो है ईदगाह कहानी से लिया गया है। तो जब बच्चे हैं, जब वो मेले के लिए जाते हैं तो जो शहर का जो दृश्य होता है उसमें जो ऊंची बिल्डिंग वगैरह है उसके साथ में ये जो कथन है उसका यहाँ पर वो जिक्र आता है। ईदगाह कहानी है वो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रेम मानसरोवर के जो 8 भाग हैं उसमें जो पहला भाग है उसमें ये संकलित है, और ये 1933 में चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। 1933 में चांद पत्रिका। और इस कहानी में बाल मनोविज्ञान का है वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है वो किया गया है। और ये मानसरोवर का जो पहला भाग है उसमें है ये कहानी है वो संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना अपना भाग्य कहानी के संदर्भ में उपयुक्त कथन। तो ये अपना अपना जो भाग्य कहानी है वो जैनेन्द्र की है। और फिर इसके जो ऑप्शन है, पोलो लॉन में हॉकी खेलते बच्चों को ना आगे की चिंता थी ना बीते का ख्याल था, ये सही है। ये अपना अपना भाग्य कहानी में अधिकतर गर्भ में तने अंग्रेजों के घोड़ों की बाग जिन पहाड़ी हाथों में थी वे अंग्रेजों को विरोध करना सीख गए थे, ये बिल्कुल गलत है, गलत है। ये मैली सी कमीज लटकाई हुई 10 वर्ष के लड़के का माता जैसे अभी से झुर्रियाँ खा गया था, ये सही है। क्योंकि ये जो कहानी है वो 10 वर्षीय जो अनाथ जो बालक होता है ना उस पर आधारित है जो, और उसको वो बाद में जो कपड़े वगैरह सर्दी ना मिलने के कारण और काम वगैरह ना मिलने के कारण उसकी जो है वो मौत भी हो जाती है, तो उसी पर एक आधारित है। मित्र ने लड़के को सहायता के लिए होटल बुलाया पर होटल का नाम बताना भूल गया था, ये गलत है। प्रकृति ने लड़के को सब के लिए
सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था, ये बिल्कुल सही है। जब उस बच्चे की जो मृत्यु हो जाती है, भयावह मृत्यु हो जाती है, तब उसमें बाद में ये कहानी में जिक्र आता है। तो इस तरीके से इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, सी और ई, बी आंसर। कोसी का गढ़वार कहानी के आधार पर ध्वनि और वस्तु, ये जो कहानी है तो इसमें कई प्रकार की जो ध्वनियाँ जो वस्तु है, जैसे चक्की की जो पार्ट है वो किस प्रकार की है, वो चिड़िया है वो किस प्रकार का बोलता है, वो मतनी है उनकी किस प्रकार की ध्वनियाँ आती हैं, तो उन्हीं पर ये आधारित है। बहुत शानदार प्रश्न है ये। किट 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 किट, तो ये पंचक्की का ना होकर ये है चिड़िया का, किट 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 है ये बोलता है चिड़िया। तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत ही हो गया। छछिर 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 मथानी, ये भी ये सही है बिल्कुल। और जो खसर 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 है ये बोलते हैं जो चक्की की जो पार्ट होती है ना उसकी ये ध्वनि रहती है, चक्की की पार्ट की। इस तरीके से हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी, किट 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 होती है वो है होता है चिड़िया का। और जो छचर छचर ये मथानी सही है, और खसर खसर होता है जो चक्की के जो पार्ट होते हैं ना उसकी जो आवाज़ है वो आती है जब ज़्यादा आती है तो उस पर। इस तरीके से हमारा इसका जो आंसर है वो होगा बी। अगला प्रश्न कहानी है और उनके प्रकाशन वर्ष है। तो दुलाई वाला जो कहानी है मैंने आपको इसका उल्लेख भी किया पहले, ये 1907 में सरस्वती पत्रिका है उसमें प्रकाशित हुई थी, तो पहला सही है। इंदुमती कहानी है वो है 1900। इस कहानी के बारे में एक महत्वपूर्ण बात है कि जो इंदुमती जो कहानी है उसको जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो हिंदी की पहली कहानी के रूप में दर्जा देते हैं, हिंदी की पहली कहानी इंदुमती को। उनका एक कथन है इस कहानी के बारे में कि यदि इंदुमती है, यदि इंदुमती पर किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है तो यह हिंदी की जो प्रथम मौलिक कहानी है वो ठहरती है। तो उनका कथन है यदि इंदुमती पर किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है, बांग्ला कहानी की छाया नहीं है तो ये हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है वो ठहरती है, मौलिक कहानी। इसके बारे में जो बेसिक जानकारी ये पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल वो हिंदी की जो प्रथम कहानी है वो किसे मानते हैं, तो वो किशोरीलाल गोस्वामी की जो इंदुमती है उसको वो मानते हैं पहली कहानी। अगर उस पर यदि किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है तो ये हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी ठहरती है। कानों में कंगना, ये राधिका रमन प्रसाद सिंह की कहानी है। इसके जो प्रमुख पात्र हैं वो है किरण है, चंदा है और योगेश्वर है जो कि गुरु होते हैं। तो कानों में कंगना है वो है 1913 में। ये जो कहानी है इसके बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1913 में, और यह वही इंदु पत्रिका है जिसका जो प्रकाशन का जो कार्य है वो जयशंकर प्रसाद करते हैं। और जयशंकर प्रसाद की जो पहली कहानी वो ग्राम है वो भी इंदु पत्रिका में ही प्रकाशित हुई थी। तो ये इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। और उसने कहा था ये 1915 है, जो कि 1915 है ये कहानी है, उसका प्रकाशन वर्ष है, और ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी चंद्रदर शर्मा गुलेरी की। ये हमारा ऑप्शन होगा। तो पहले का फर्स्ट ही है, दो ऑप्शन है, बी का फोर्थ है, तो ये डी आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है राष्ट्रभाषा केवल रईसों और अमीरों की भाषा नहीं हो सकती, उसे किसानों और मजदूरों की भाषा बनना पड़ेगा। कहानी के संदर्भ में यह किसका कथन है? राष्ट्रभाषा है वो केवल रईसों और अमीरों की भाषा नहीं हो सकती, उसे किसानों मजदूरों की भाषा बनना पड़ेगा। ये जो कथन है वो अमरकांत का तो नहीं है, ज्ञान रंजन का नहीं है, कमलेश्वर का नहीं है, यह कथन है उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का ये कथन है। उपन्यास सम्राट या प्रेमचंद का ये कथन है, बड़ा महत्वपूर्ण कथन है। और भविष्य में एक प्रश्न है वो रिपीट भी होने की संभावना है कि राष्ट्रभाषा केवल रईसों और अमीरों की भाषा नहीं हो सकती, उसे किसानों और मजदूरों की भाषा बनना पड़ेगा। कहानी के संदर्भ में किसका कथन है? प्रेमचंद का कथन है। फिर है चीप की दावत कहानी से उद्धृत कौन कौन सा कथन है? वो सामनाथ का नहीं है। जब भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जो प्रश्न है या जो ऑप्शन है उसको अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। उसमें उन्होंने पूछा कि सामनाथ का नहीं है, तो ये देखने की बात है, नहीं तो पता चले कि हम पढ़ गए कि सामनाथ का है और हमने उसी के अनुसार ऑप्शन टिक कर दिया तो हमारा जो पढ़ा है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये देखने की बात है। मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है, तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होगी। ये कथन है बिल्कुल सही है।
ये कथन है जो चीफ है वो सामनाथ का जो चीफ या जो बॉस होता है उसका ये कथन है। वो अंत में लास्ट में जाके वो माता जी से वो फुलकारी की जो डिमांड है वो बनाने की करता है। तो ये जो कथन है मुझे गांव के लोग बहुत पसंद था। अब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होगी। ये चीफ का कथन है। मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ पर फिर से शुरू हो, पहले ही बुढ़िया बड़ी मुश्किल से बंद किया था। ये जो कथन है बिल्कुल सही, ये सामनाथ का कथन है। उनकी पत्नी है, जब वो बोलती है कि ये जो अम्मा है तो उनको जो बगल वाली जो बुढ़िया उसके यहाँ पर भेज दो, तब वो बोलते हैं कि ये ऐसा कर देंगे तो उसका फिर से आना जाना है वो शुरू हो जाएगा। तो ये सामनाथ कथन है। यह फटी हुई है साहब मैं आपको नई बनवा दूंगा, ये कथन है वो सामनाथ का है, सामनाथ का। बात तुम माँ और बेटों की बातों में मैं क्यों बुरा मानूं, तुम जानो और वे जाने, ये जो कथन है वो है सामनाथ की पत्नी का। जो सामनाथ की पत्नी है उसका कथन है। तिनक कर बोले ये कौन सा राग छोड़ दिया माँ, सीधा कह दो ना बस जेवर है, ये जो कथन है वो है सामनाथ का। इस तरीके से हमारे जो 5 और जो कथन है उसका पूरा एनालिसिस है वो हो गया। अब हमारा जो क्वेश्चन उसके अनुसार देखेंगे कि सामनाथ का नहीं है, चीप का है, तो ये सामनाथ का नहीं है, ये ऑप्शन हो जाएगा। ये सामनाथ का है, सामनाथ का ये तो नहीं है, सामनाथ की पत्नी का ये हो जाएगा, और ये सामनाथ का। तो इस तरीके से ए और डी वो हमारे आंसर बनेंगे। सामनाथ का नहीं है तो वो बनेगा ए और डी, ये हमारे ऑप्शन नहीं है। तो इस तरीके से इसका जो आंसर बनेगा वो ए और डी सी आंसर, ये हमारा वो आंसर होगा इसका। वो है वो है कहानीकार हैं, और ये कहानियों की जो है वो सूची है। विशंबरनाथ जिज्जा, सूर्य नारायण दीक्षित, माधव प्रसाद मिश्र है। ये आप उससे कन्फ्यूजन हो जाएगी, एक माधव राव सप्रे अलग है और माधव प्रसाद मिश्र अलग है। एक है कार्तिक प्रसाद है वो खत्री। तो ये विशंबरनाथ जिज्जा है, इनका जो कहानी संग्रह वो है विदीर्ण हृदय। फिर है जो सूर्य नारायण दीक्षित है वो है चंद्रहास का अब्दुल्ला खान। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा इसका डी। माधव प्रसाद मिश्र का है पुरोहितों का आत्महत्या, और कार्तिक प्रसाद खत्री का दामोदर राव की आत्महत्या कहानी। तो 101-2 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा डी। आज्ञा ने किस कहानी के कारक के व्यक्तित्व को नैसर्गिक नहीं अर्जित व्यक्तित्व का उदाहरण माना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये निकट भविष्य में रिपीट भी हो सकता है। आज्ञा ने किस कहानीकार के व्यक्तित्व को नैसर्गिक नहीं अर्जित व्यक्तित्व का उदाहरण माना। तो आज्ञा के अगर प्रमुख कहानी संग्रह की अगर बात करें तो उसमें एक तो विपतगा है, जयदोल है, सरनात्री है और गैगरीन है इत्यादि हैं, वो इनके प्रमुख हैं, वो कहानी संग्रह है। शेखर जोशी उनके बारे में ये उन्होंने नहीं बोला है। जैनेन्द्र है, भीष्म सानी और ज्ञान रंजन, ये जो कथन है वो है जैनेन्द्र। ये उल्लेखनीय है कि जैनेन्द्र और जो अज्ञे हैं ये दोनों जो मनोवैज्ञानिक जो मनोविश्लेषणवादी परंपरा है जो कथा साहित्य उसमें आते हैं। ये मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषणवादी परंपरा में, मनोवैज्ञानिक कथा साहित्य जो परंपरा है उसमें ये दोनों शामिल हैं। अज्ञे और जैनेन्द्र दोनों, ये ध्यान रखने वाली बात है। मनोवैज्ञानिक जो कथा साहित्य परंपरा उसमें आते हैं, जो प्रेमचंद उत्तर जो कथा साहित्य की जो परंपरा उसमें। जैनेन्द्र की सृजन प्रक्रिया में नैतिक विशिष्टता और अज्ञे में व्यक्तिक विशिष्टता के बावजूद कहीं कहीं उसके सामान्यीकरण के अंतर्द्वंद का भी आभास मिलता है, जहां पात्र और स्थितियां स्वयं प्रमुख उठती हैं। ये कथन है वो किस आलोचक का है। ऑप्शन है नामवर सिंह, कमलेश्वर, मधुरेश और राजेंद्र यादव। अच्छा प्रश्न है ये, एक बार इस प्रश्न को पढ़ते हैं। जैनेन्द्र की सृजन प्रक्रिया में नैतिक विशिष्टता और अज्ञेय में व्यक्तिक विशिष्टता के बावजूद कहीं कहीं उसके सामान्यीकरण के अंतर्द्वंद का भी आभास मिलता है, जहां पात्र और स्थितियां स्वयं प्रमुख उठती हैं। यह कथन किस आलोचक का? ये जो कथन है नामवर सिंह का नहीं है, मधुरेश का भी नहीं है, राजेंद्र यादव का भी नहीं, यह कथन है कमलेश्वर का। और ये कमलेश्वर है जो नई कहानी आंदोलन है उसकी तरह ही है, उसमें भी शामिल है। कमलेश्वर है, उसमें राजेंद्र यादव है और है मोहन राकेश, उसकी तरह ही है, उसमें भी ये शामिल है। राजेंद्र यादव की अगर महत्वपूर्ण अगर कहानियों की चर्चा करें तो एक तो उनका ये वो है टूटना, और एक है जहाँ लक्ष्मी कैद है, और इसके अलावा इनकी एक महत्वपूर्ण आत्मकथ्य भी है, वो है मुड़ मुड़ के देखता हूँ। तो ये देखने वाली बात है। इसका जो आंसर होगा वो होगा कमलेश्वर। कमलेश्वर की अगर महत्वपूर्ण कहानियों की बात करें तो उसमें एक है खोई हुई दिशाएं,
वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और एक है राजा निर्वंशिया। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन उसने कहा था कहानी का नहीं है? आप अगर देखिए, अगर इस पूरी जो प्रश्न पत्र का एनालिसिस कीजिए ना, उसने कहा था कहानियों से प्रश्न है वो पूछने की कितनी ज्यादा परंपरा, और यहाँ से हमेशा प्रश्न वो है लगातार पूछे जा रहे हैं और अलग अलग पैटर्न पर भी पूछे जा रहे हैं। अब उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन उसने कहा था कहानी का नहीं है? चालक तो बड़े हो पर मौजी का लहना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है। ये सही है बिल्कुल, ये उसने कहा था कहानी का है। चालक तो बड़े हो पर मौजी का लहना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है। मैं कमरे में बैठा यह सब सुन रहा था, संभवतः उसको मेरी उपस्थिति का ज्ञान ना था। मैं कमरे में बैठा यह सब सुन रहा था, संभवतः उसकी मेरी उपस्थिति का ज्ञान नहीं था। मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया था, यह उसने कहा था कहानी का है। जब जब लहना सिंह है वो सूबेदारनी के घर जाता है, तो वो जब उससे मिलता तब वो बोलती है कि मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया था। लोग उससे छोटा बड़ा काम लेकर इच्छा अनुसार उसकी मजदूरी चुका देते, ये नहीं है। और मैं पौधा नहीं हूं, ये है पादा। यहाँ पर जो पादा का मतलब होता है वो होता है पुरोहित के सेंस में है। मैं पादा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण, ये उसने कहा था कहानी का है, बिल्कुल सही है। इस तरीके से हमारा जो आंसर बनेगा ए, सी और ई। ऑप्शन नहीं है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। इसके जो ऑप्शन बनेगा वो, सॉरी, कौन सा कथन है वो कहानी का नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा बी और डी। बी और डी, उसमें पूछा है बी और डी कौन सा नहीं है, बी और डी है वो हमारा है आंसर है। अब सवाल उठता है कि मैं कमरे में बैठा यह सब सुन रहा था, संभवतः उसकी मेरी, और लोग मुझसे, ये वाला जो कथन है वो है जिंदगी और जोक कहानी का। जिंदगी और जोक, और ये जो कहानी है वो है अमरकांत की। ये जो कथन है वो, ये रजुआ के सेंस में कहा गया, लोग उससे छोटा बड़ा काम लेकर इच्छा अनुसार अपनी। ये जो एक कहानी है अमरकांत के बारे में, एक महत्वपूर्ण बात जानने की ये है कि जहाँ जो नई कहानी आंदोलन है वो संबंधों के टूटन विघटन और जो हरास और निराश जो नायक नायिका हैं उन पर कहानी लिख रहे थे। वहाँ इसके विपरीत जो अमरकांत हैं वो जो नई कहानी आंदोलन है उसमें जो सामाजिक जो समस्या है ना, उसको जो टटोलने का जो परम प्रयास है उसको करते हैं। जो सामाजिक समस्या है उस पर एक कहानी लिख रहे थे अमरकांत, ये महत्वपूर्ण बात है। और अमरकांत की अगर महत्वपूर्ण कहानियों की चर्चा करें उसमें एक तो अमरकांत की जिंदगी और जोंक है, इसके अलावा एक और इनकी महत्वपूर्ण कहानी है वो है डिप्टी कलेक्टरी, और एक है दोपहर का भोजन। इनकी ये बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है अमरकांत के बारे में। तो यहाँ पर इस बारे में जो बेसिक जानकारी है वो है ये जिंदगी और जोंक दोनों के उसके कथन है ये दोनों। अगला प्रश्न है, आकाशदीप कहानी में प्रेम और घृणा की गहन आवेगमयता की गहरी टकराहट उपरोक्त कथन के लेखक कौन है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। आकाशदीप कहानी में प्रेम और घृणा की गहन आवेगमयता की गहरी टकराहट उपरोक्त कथन के लेखक हैं वो कौन है? हमारे ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नागेंद्र। ये जो कथन है वो है बच्चन सिंह का है, और ये उनकी जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, वहां से लिया गया है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चन सिंह ने, कि जैसे कि नए पैटर्न पर जो प्रश्न आ रहे हैं, तो डॉक्टर बच्चन सिंह की एक तो पुस्तक है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, और एक और पुस्तक है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। इन दो पुस्तकों से जो प्रश्न बनने की जो प्रवृत्ति है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम और यूजीसी नेट में देखेंगे तो वहाँ पर ये दोनों जो प्रश्न है उसकी जो बनने की जो प्रक्रिया है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ये बच्चन सिंह का ही कथन है। इसके अलावा बच्चन सिंह की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, उसके बारे में 3-4 महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि उसमें जो वो विद्यापति हैं उसको वो अपरूप का कवि बोलते हैं, अपरूप का कवि बोलते हैं, अपरूप और जातीय कवि। विद्यापति को वो संबोधित करते हैं, विद्यापति को वो अपरूप और जातीय कवि के रूप में, अपरूप और जातीय कवि, अपरूप और जातीय कवि के रूप में। इसके अलावा वो जायसी को बोलते हैं अवधि का अरगान। ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि जायसी को वो बोलते हैं अवधि का अरगान। और इसके अलावा एक कवि हैं, रीतिमुक्त के कवि हैं आलम,
आलम को वो बोलते हैं फकीराना ठाठ और आस्की के कबीर। कबीर के बारे में बोलते हैं कि कबीर जैसा मूर्ति बन जाए पिछले 1000 वर्षों के इतिहास में हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ है। तो ये उनके बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं। और इनकी बहुत ही अच्छी पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, उसके बारे में मैंने कुछ कथन है वो आपको मैंने बता दिए। विद्यापति को वो जाति और अपरूप का कवि बोलते हैं, जायसी को वो अवधि का अरगान बोलते हैं, और आलम को वो फकीराना ठाठ और आस्की का कवि। अगला प्रश्न है, ये सूची बने पंक्ति है और इस सूची 2 है रचनाएं। आदमी का घर जब जलता है तब उसे दुख होता है, आदमी का घर जब जलता है तब, ये है द्रोही से। फिर है, मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया गिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे बस में कर रही है। ये जो कथन है वो है गैगरीन यरोज से। अगर इस तरीके से अगर हमें 2 ऑप्शन भी नहीं पता और अगर हमें 2 ऑप्शन पता तो उसके अनुसार हम आंसर निकालेंगे। ए का दूसरा, 2 ऑप्शन है हमारे पास। फिर है डी का थर्ड। हमारा जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ये। चीफ की दावत में उपेक्षिता और परिवार में कूड़ा करकट की तरह छिपाई जाने वाली वृद्धा माँ का महत्व उजागर करके प्रतीकात्मक ढंग से परंपरा का महत्व दिखाया गया। उपरोक्त कथन है वो किस आलोचक का है? ये भी बहुत शानदार प्रश्न है और आ भी सकता है निकट भविष्य में। चीफ की दावत में उपेक्षिता और परिवार में कूड़ा करकट की तरह छिपाई जाने वाली वृद्धा माँ का महत्व उजागर करके प्रतीकात्मक ढंग से परंपरा का जो महत्व है वो दिखाया गया है। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी है, उनका कथन नहीं है। रामस्वरूप चतुर्वेदी की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी साहित्य इतिहास की, वो है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उनका भी कथन नहीं है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उनका भी कथन नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की अगर महत्वपूर्ण अगर किताबों की एक इनकी जो आदिकाल है वो बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये कथन है विश्वनाथ त्रिपाठी की, और विश्वनाथ त्रिपाठी की एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी साहित्य इतिहास में, वो है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। विश्वनाथ त्रिपाठी का हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। हिंदी साहित्य एक और इनकी बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है लोकवादी तुलसी। लोकवादी तुलसी, ये इनकी 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें रखने की याद रखने की जरूरत है। एक है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास और एक है लोकवादी तुलसी। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो चीफ की दावत में उपेक्षिता और परिवार में कूड़ा करकट की तरह छिपाई जाने वाली वृद्ध माँ का जो महत्व उजागर करके प्रतीकात्मक ढंग से परंपरा का महत्व दिखाया गया, वो है विश्वनाथ त्रिपाठी का कथन है। रामस्वरूप चतुर्वेदी की महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तो साहित्य इतिहास प्रकाशित हुआ था 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से। और इनकी हजारी प्रसाद द्विवेदी की महत्वपूर्ण पुस्तक है आदिकाल। एक है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, वो भी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। और एक और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है कबीर। और इसमें वो जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं वो कबीर को बाणी के डिक्टेटर हैं उसके रूप में संबोधित करते हैं, बाणी के डिक्टेटर कबीर को, कबीर पुस्तक में। अगला प्रश्न है, कानों में कंगना कहानी संवत। आप ये याद रखिए संवत का मतलब होता है -57। तो इस तरीके से अगर इसको सन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1913। ये यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात याद रखने की है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो संवत में ही उन्होंने वहाँ पर उसकी जो डेट है वो दी है, सन कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो जो कानों में कंगना कहानी है वो मैंने आपसे पहले इससे पहले प्रश्न में उल्लेख भी सरस्वती में नहीं हुई थी, एक कवि वचन सुधा में भी नहीं हुई थी, हिंदी पृथ्वी में भी नहीं हुई थी, ये हुई थी हिंदू में 1913 में हिंदू में। कानों में कंगना ये राधिका रमन प्रसाद सिंह की कहानी है और किरण है वो इसका प्रमुख पात्र, किरण, नरेंद्र और योगेश्वर। और इसके अलावा इसका जो कहानी संग्रह है वो है कुसुमांजलि। ये भी कभी पूछा जा सकता है आपसे, जो कहानी संग्रह है वो क्या है, कुसुमांजलि। कुसुमांजलि ये है इसका कहानी संग्रह कानों में कंगना का।
और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1913 और इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। किरण, नरेंद्र और योगेश्वर हैं वो इसके हैं, वो प्रमुख पात्र हैं। अगला है, ये है पाली है, डायन है, भटकती राख है और शोभा यात्रा है। ये रचनाएं हैं और इनका है वो रचना वर्ष है। तो इसका जो रचना वर्ष है वो पाली है, वो है 1984 में। ये सभी की सभी हैं जो भीष्म सानी की कहानियां हैं वो हैं। तो इसका है पाली है वो 1984 है, डायन है वो है 1998 है, इसका पूरा भटक राख है, शोभा यात्रा है, तरीके का जो आंसर होगा वो जो रचनाओं के आधार पर प्रकाश वो पाली है, की रचना को पाली है, डायन, भटकती राख और शोभा यात्रा। तो पाली का जो प्रकाशन वर्ष है वो डायन का है 1998, भटकती राख है वो 1966, शोभा यात्रा 1966। सही पंक्तियों का कहानी के साथ में सम्मिलित करना है कि कौन कौन सी पंक्तियां दी गई हैं और कौन सी कहानियां उससे बार बार यह लग रहा था कि ये पंक्ति सच्ची, ये पंक्ति नहीं परम मजाक है, ये जो कथन है इससे बार बार यह लग रहा था कि ये पंक्ति सच्ची, ये पंक्ति परम मजाक है, ये बिल्कुल कथन ये राही कहानी का ही है। ये राही कहानी कहानी है और ये जो कहानी का जो कहानी संग्रह वो कुमारी पाप संग्रह फुल है और पूरा किरदार है। ये जो कहानी है वो मानव समाज का प्रतिपादन करने के साथ जो देशभक्ति होती है पर है ये व्यक्त करती है। तो जो प्रमुख पात्र एक है राही, मंगलोर जाति है, ये तो पात्र बार बार ये लग रहा था कि है इसके बारे में जो है कथन है वो जो आपस में बात वगैरह करने को अपने साथ उसका कथन है राही। मैं रसाल की डाली पर हम कर पास रहा था, मैं रसाल की डाली पर ये पिता कहानी का तो नहीं है, ये कहानी का है कानों में कम, ये कथन है कानों में कम का, ये पिता का ये गलत क्यों है हमारा। मैंने देखा प्रकाश के सूर्य के आकाश की तट पर सिर्फ पुराण के चक्कर काट रहे हैं। मैंने देखा प्रकाश के सूर्य आकाश की तट पर ये परिस्थिति का नहीं है, ये आज्ञा की रोज और विज्ञान की कहानी है। आज दूसरे समय पे हेमंत के अंदर प्रकाश से बाहर आशा विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए ईदगाह, ये बिल्कुल सही है क्योंकि जो कथन है वो दिक्कत ने बालक जो हामिल है उसके बारे में जो आशावादी का होता है या उसकी प्रवृत्ति के बारे में बताया है। अंदर प्रकाश है बाहर आशा विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आज दूसरे समय पे हेमंत की बड़ी चालाकी जो इधर दिखता रहा ये राजा निर्वसिया है बारे में इस तरीके से हमारे जो वो होगा ये और को आंसर ये हमारा इस तरीके से हम मान लो वो एनालिसिस कर दिए विकल्प को। अगला प्रश्न है कहानी और प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही योगम कौन कौन वो पहले है ये जो उसमें जीवन है वो है चंद्रधर ब्रह्मपुरी। चंद्रधर ब्रह्मपुरी के काल में को काटा और काटा। इस शरणार्थी है ये है अज्ञा का अज्ञा का है वो शरणार्थी। इसके अलावा इनका पूरा है और जयपुर है। इंस्टॉलमेंट है ये है भगवती चरण वर्मा भगवती चरण वर्मा है वो कथाकार है
अलावा ये उत्तर सहवाग की परंपरा प्रेम और मंदिर का विकास है और भगवतीकरण वर्मा ने तथा साहित्य और कविताएं दोनों में किया है। जिसके तक पाप है संग्रह वो जिसको मधुकर है और ये बड़ा महत्व है। इसके अलावा अगर इसके कथा साहित्य की चर्चा करें तो दो बड़े उपन्यास हैं। एक है फूले बिस्तर मिला था और एक है चित्रकेला। इसके अलावा अगर इसकी अन्य कहानी की चर्चा करें तो वो है एक है दो कांग। ये कितनी बड़ी महत्वपूर्णता है पुरानों की क्या है आज नकल कहाँ चले मछली का आलम साथ चला हमको फूल उड़ा के कहाँ चले भारत का रिकॉर्डिंग का आंदोलन था जो देशभक्ति है जो हमारे आज़ादी का कवर करती है कि एक कविता मुकाबले में सुनाई जाती है पुरानों की क्या है आज या कल आज या कल कहाँ चले मछली का आलम साथ चला अब फूल उड़ा के कहाँ चले ये दो महत्वपूर्ण उपन्यास हमको चंद्रशेखर का और फूले बिस्तर। फिर एक ये है ईश्वरनाथ रेणु का काव्य और रास्ता इधर ही है। एक तुमने जीवन है चंद्रशेखर सामग्री का शरणार्थी है इंस्टॉलमेंट है और दूसरी है एक है रास्ता है इधर। अब अगर इसको ऑप्शन देखेंगे तो वो जो सही ऑप्शन है वो हमारा ए बिल्कुल सही है बी एक सही है और जो जो बी है वो उसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा डी। मतलब कहानी की जो कहानी संग्रह है वो कौन कौन से भाग्य रेखा अटक डायन पहला पाठ और पानी कहानी जो कहानी संग्रह है वो कौन सी है कहानी जो कहानी संग्रह भाग्य रेखा जिसका कहानी संग्रह वो है भटकती राख है वो जिसका कहानी संग्रह नहीं। कौन कौन सी कहानी संग्रह है डायन है वो भी नहीं है पहला पाठ है वो भी नहीं है और इसका है पानी। इस तरीके से इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ये और इस तरीके से हमारा ये जो चीज है वो आज के लिए इतना ही है। कल हमारी जो कहानी है जो मिनट में आई उसके प्रश्न है और साथ में जो अन्य का ड्रॉप की तरह विभिन्न राज्यों में जैसे कि राजस्थान की है उन सभी को सम्मिलित कर देंगे इस तरीके से हमारी जो कहानी का जो है वो सामान्यतः एक क्लास और उसका कंप्लीट हो जाएगा।